हाय एवरीवन, आप सभी का एड्यूस क्लासेस में एक बार दोबारा से स्वागत है। हम लोग वेक्टर का थियरी कंप्लीट कर चुके हैं। तो जो डीपीपी दिया था मैंने, उस डीपीपी में ऑलमोस्ट 200 प्लस क्वेश्चन है। तो उन क्वेश्चंस का हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं। जो भी डीपीपी मैंने दिया था उस डीपीपी में 200 प्लस क्वेश्चन है। तो उन क्वेश्चन का हम लोग प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। यानी अब हम लोग बिल्कुल फास्ट फास्ट ना वेक्टर के न्यूमेरिकल के प्रैक्टिस करेंगे, जो डीपीपी मैंने क्लास में प्रोवाइड किया हुआ है। ध्यान दें, पहला क्वेश्चन रीड करें, देखें क्या है पहला सवाल हमारा। पहला क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ। व्हाट इज द एंगल बिटवीन, मुझसे दो वेक्टर के बीच का एंगल पूछा। देखो पहला वेक्टर क्या है, p प्लस क्यू वेक्टर एंड p क्रॉस क्यू वेक्टर। इन दो वेक्टर के बीच का एंगल पूछा है ना। जरा अगर तुम्हें a क्रॉस b क्रॉस का याद होना, तो मैंने कहा था p क्रॉस q जो होता है ना, वो p वेक्टर के q वेक्टर के दोनों के परपेंडिकुलर होगा। यहाँ तक कि जिस प्लेन में p और q वेक्टर है ना, उस पूरे प्लेन के ही क्या रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा। अच्छा, p प्लस q कहाँ होता है? अगर दोनों वेक्टर का टेन मिला हो तो वेक्टर के एडिशन में हमने पढ़ा था उनके बीच में से जाएगा। और p प्लस क्यू वेक्टर हो, p माइनस क्यू वेक्टर हो, ये उसी प्लेन में रिसाइड करेगा जिस प्लेन में हमारा कौन रहता है, p और q वेक्टर है। और p क्रॉस q कैसे होगा, p क्रॉस q हमारा ऐसे प्लेन के बाहर रहेगा। तो क्या मैं कह दूं p क्रॉस q हमारा जो है ना, वो परपेंडिकुलर है किसके, मैंने नोट्स में लिखवाया है, वो p क्रॉस q हमारा p के परपेंडिकुलर है, q के परपेंडिकुलर है। और यानी p प्लस क्यू के भी क्या है, परपेंडिकुलर। तो इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल, दोनों दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो तो उनके बीच का एंगल कितना बनकर आता है, 90 डिग्री। तो हमारा आंसर कितना बनकर आ गया, 90 यानी पाई/2। ठीक है ना। अगले सवाल पे हम लोग मूव करें, देखें क्या है नेक्स्ट सब क्वेश्चन। रिजल्टेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग में बी इक्वल टू जीरो। मुझे बताना है इन ऑप्शंस में किसका रिजल्टेंट जीरो होगा। अच्छा बताना, जब भी हमें ना तीन वेक्टर दे दे, उनके बीच का एंगल वगैरह ना दे, सिर्फ उनका मैग्नीट्यूड देना, और ये पूछा जाए कि किसका रिजल्टेंट जीरो होगा, तो ये मैंने क्लास नोट्स में करवाया सवाल। मैंने कहा था जो सबसे बड़ा वेक्टर हो, जो सबसे छोटा वेक्टर हो, उसके रिजल्टेंट का मैक्सिमम और मिनिमम निकाल लेना। तीसरा वेक्टर अगर उसके बीच में आएगा तभी हमारा रिजल्टेंट जीरो हो सकता है, नहीं तो नहीं। यहाँ तीनों वेक्टर इक्वल है ना, तो कोई भी दो ले लो, मान ले ये दोनों मैंने 10 न्यूटन लिया, तो इसके रिजल्टेंट का मैक्सिमम, दो वेक्टर के रिजल्टेंट का मैक्सिमम मैंने बताया होगा a प्लस बी होता है, तो 10 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 20 न्यूटन। दो वेक्टर के रिजल्टेंट के मिनिमम के बारे में मैंने बताया होगा a माइनस बी होता है, तो 10 माइनस 10 कितना, 0 न्यूटन। क्या हमारा जो तीसरा वेक्टर बचा है वो 0 और 10 के बीच में है? हाँ, हमारा जो 10 न्यूटन है बचा है ना, वो किस किस के बीच में है, दो वेक्टर के रिजल्टेंट के मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में है। तो पक्का इन तीनों का कॉम्बिनेशन क्या बना सकता है, जीरो बना सकता है। तो हमारा पहला आंसर आ गया। चलो मैं बाकी भी चेक करके दिखा देता हूँ, नहीं तो आंसर आ गया। 10 और 25, तो सबसे छोटा और सबसे बड़ा वेक्टर लेकर इसका मैक्सिमम बताना कितना आएगा। तो तुम कहोगे सर 25 प्लस 10 कितना, 35। अगर मैं इनका मिनिमम निकालूं तो 25 माइनस 10 कितना बनकर आ जाएगा, 15। क्या हमारा 10 न्यूटन इस 15 और 35 के बीच में आएगा? नहीं। सबसे बड़ा और सबसे छोटा वेक्टर लो, और जो उसका क्या निकालो, उसका मैक्सिमम निकालो, उसका मिनिमम निकालो। फिर अगर हमारा जो तीसरा वेक्टर है ना, वो इसके बीच में आ रहा है, मैक्सिमम मिनिमम के बीच में, तभी हमारा रिजल्टेंट जीरो होगा, नहीं तो रिजल्टेंट क्या नहीं हो पाएगा, जीरो नहीं बनकर आएगा। ऐसे थर्ड वाला देखो, थर्ड वाला सबसे छोटा और सबसे बड़ा वेक्टर अगर मैं ले लूं तो हमारा मैक्सिमम कितना बन जाएगा, आर मैक्सिमम 35 प्लस 10 45 न्यूटन। और आर मिनिमम हमारा कितना बनकर आएगा, 35 माइनस 10 कितना बन जाएगा, 25 न्यूटन बनकर आएगा। क्या 25 और 45 के बीच में 10 न्यूटन मिलेगा? नहीं। ऐसे फोर्थ वाला ऑप्शन अगर मैं चेक करूँ ना, तो अच्छा फोर्थ ऑप्शन कह रहा है नल ऑफ दिस नहीं, हमारा आंसर कौन सा आ चुका है, फर्स्ट ऑप्शन आ चुका है। तो मैंने क्या कहा, जब कभी भी तीन वेक्टर दिए गए हो ना, तीन के मैग्नीट्यूड और उनके कॉम्बिनेशन का पूछे क्या रिजल्टेंट जीरो हो सकता है, तो सबसे छोटे और सबसे बड़े वेक्टर का लेना, उसके रिजल्टेंट का मैक्सिमम यानी a प्लस बी कर देना, उसके रिजल्टेंट का मिनिमम यानी a माइनस बी कर देना। फिर जो थर्ड वेक्टर बचा है अगर वो मैक्सिमम मिनिमम के बीच में आएगा तभी उन तीनों का कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, जीरो बनेगा, नहीं तो जीरो नहीं बन सकता है कभी। आंसर फर्स्ट है। अगले सवाल पे चलें। अगला क्वेश्चन देखिए। अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू द बोथ वेक्टर इतना एंड इतना,
कह रहा एक वेक्टर है, मान लिया कोई वेक्टर हमारे पास में ए वेक्टर है, कह रहा ये वेक्टर परपेंडिकुलर होगा ना इस दिए हुए वेक्टर को, मैं मान लेता हूँ ये दिया हुआ वेक्टर हमारा स्मॉल ए वेक्टर है, कह रहा कैपिटल ए वेक्टर जो आपको निकालना है ना वो स्मॉल ए के परपेंडिकुलर होगा, और कैपिटल ए वेक्टर परपेंडिकुलर होगा एक्स एक्सिस। जरा बताना एक्स एक्सिस का मतलब, इसको अगर मुझे वेक्टर लिखना हो तो मैं क्या लिख सकता हूँ, आई कैप। तो मुझे बताना है ए वेक्टर, ऐसा वेक्टर निकालो जो इस ए वेक्टर के परपेंडिकुलर है, ऐसा वेक्टर निकालो जो आई कैप के परपेंडिकुलर है। अच्छा अब देखना कोई भी वेक्टर एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है ना तो उसमें एक्स कंपोनेंट नहीं आ सकता, यानी उस ऑप्शन में जो चारों ऑप्शन मुझे दिए गए हैं ना उनमें से किसी भी ऑप्शन में आई कैप नहीं मिलेगा, क्योंकि ए वेक्टर अगर आई कैप के परपेंडिकुलर है तो आई कैप यानी एक्स डायरेक्शन में कोई कंपोनेंट नहीं आएगा, तो आई कैप हमें नहीं मिलना चाहिए। तो फोर्थ ऑप्शन में आई कैप है ना, ये तो अभी से कट गया। बाकी फर्स्ट सेकंड और थर्ड ऑप्शन में क्या नहीं है, आई कैप नहीं है। अब देखो सारे ऑप्शन चेक करो, हमें पता अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो तो उनका डॉट कितना बन जाता है, जीरो। तो अगर दिया हुआ वेक्टर और निकालने वाला वेक्टर अगर परपेंडिकुलर है ना तो उनका डॉट कितना बनकर आना चाहिए, जीरो। तो मैं डॉट निकाल रहा हूँ, देखना यहाँ आई है यहाँ आई नहीं है तो नहीं मल्टीप्लाई होगा, -1 इंटू +1 -1, 5 इंटू 5 25, ये जीरो आया क्या फर्स्ट ऑप्शन, नहीं जीरो नहीं आया। सेकंड ऑप्शन चेक करो क्या जीरो आएगा, तो 1 इंटू -1 -1 प्लस इंटू -25, ये भी जीरो आया क्या, ये भी जीरो नहीं आया तो हमारा नहीं है। थर्ड ऑप्शन चेक कर लो, 5 इंटू -1 कितना, डॉट हमें लेना आता होगा ना, डॉट कैसे लेते थे, आई कैप के कॉफिशिएंट को आई कैप से मल्टीप्लाई कर देना, जे कैप के कॉफिशिएंट को जे कैप से मल्टीप्लाई कर देना, के कैप के कॉफिशिएंट को के कैप से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा थर्ड वाला आंसर कितना आ गया, डॉट जीरो बनकर आ गया। तो हमारा आंसर कौन सा है, थर्ड ऑप्शन हमारा आंसर है। अच्छा फोर्थ हम चेक ही नहीं करेंगे ना, क्यों, क्योंकि अगर वो वेक्टर जो निकालना है ना अगर वो एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है तो उसमें एक्स कंपोनेंट यानी आई कैप आना ही नहीं चाहिए था, और फोर्थ ऑप्शन में आई कैप है तो उसे चेक करने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, उसके बाद मैंने कहा जो वेक्टर हमें दिया गया है उसका इन ऑप्शन के साथ डॉट कितना बनना चाहिए, जीरो। तो डॉट किसका जीरो बनकर आया है, थर्ड वाले का। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चले। The resultant of A vector and B vector makes an angle alpha with A vector and beta with B vector क्या है, दोबारा पढ़ो देखो। The resultant of A vector and B vector, मैंने ये A वेक्टर बना दिया, एक एक लाइन पढ़ के आराम से डायग्राम बनाओ। मैंने ये B वेक्टर बना दिया। अच्छा बताना अगर दो वेक्टर का टेन मिला हो तो हमने पढ़ा है रिजल्टेंट यही बीच में से कहीं से जाने वाला है। अब क्या कह रहा है, मेक्स एड कौन एंगल बनाएगा, रिजल्टेंट मेक्स एन एंगल अल्फा विद ए वेक्टर। कह रहा जो रिजल्टेंट है ना वो ए वेक्टर के साथ एंगल अल्फा बना रहा है और बी वेक्टर के साथ कितना एंगल बनाता है, बीटा एंगल बना रहा है। तो इन ऑप्शन को चेक करके बताना। अच्छा बताना कौन सा एंगल बड़ा होगा, ये मैं बता सकता हूँ, हाँ मैं बता सकता हूँ कि कौन सा एंगल बड़ा होगा कौन सा छोटा एंगल होगा, पर उसके लिए मुझे ए वेक्टर और बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड में कंपैरिजन पता होना चाहिए। इसके लिए एक लाइन हमने डायरेक्टली याद कर रखा है ना, जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा रिजल्टेंट उसी वेक्टर की तरफ झुका होता है, यानी इस वेक्टर से कम एंगल बनाएगा। पर फर्स्ट वाले में तो मैग्नीट्यूड को कंपेयर ही नहीं किया, डायरेक्टली एंगल को कंपेयर कर रहा, तो मैं ऐसा नहीं कर सकता हूं। थर्ड ऑप्शन देखो, ये कह रहा दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल है। अच्छा अगर दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड इक्वल हो तो हमने नोट्स में पढ़ा होगा ना कि दो वेक्टर के अगर मैग्नीट्यूड सेम हो तो रिजल्टेंट कहाँ जाता है, एंगुलर बाइसेक्टर यानी बीचों बीच से जाएगा। पर ये कह रहा मैग्नीट्यूड इक्वल है पर एंगल इक्वल नहीं है। देखो बीचों बीच से जाने का मतलब क्या, एंगल क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो ये ऑप्शन भी हमारा करेक्ट नहीं है। सेकंड ऑप्शन देखो यहाँ क्या कह रहा, हमारा बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए के ज्यादा है। अच्छा बताना अगर बी का मैग्नीट्यूड ए से ज्यादा है, सोच के देखो अगर बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए से ज्यादा है तो रिजल्टेंट किसकी तरफ झुका होगा, बी वेक्टर की तरफ झुका होगा ना। और रिजल्टेंट अगर बी वेक्टर की तरफ झुका है तो मुझे लग रहा अल्फा जो है बीटा हमारा कम रहेगा और अल्फा हमारा क्या रहने वाला है, ज्यादा। तो यहाँ कर अल्फा ग्रेटर देन बीटा, सेकंड वाला हमारा ऑप्शन आ गया है। ठीक है ना, ये तो डायरेक्टली प्रॉपर्टी पे था। अगला क्वेश्चन, द वेक्टर डेट मस्ट बी एडेड, मुझसे क्या कह रहा है, द वेक्टर डेट मस्ट बी एडेड, एक ऐसा वेक्टर निकालो जिसको ऐड किया जाएगा। मैं मान लेता हूं मुझे जो वेक्टर निकालना है ना वो वेक्टर क्या है, एक्स। देखो द वेक्टर डेट मस्ट बी एडेड, वो वेक्टर निकालो जिसको ऐड करूंगा। देखो किस में ऐड करना, इन और इन वेक्टर में, इन दोनों में ऐड करके लिख दो। किस किस में, आई कैप -2 जे कैप +3 के कैप, और किस में ऐड करना है,
6i कैप प्लस 3j कैप माइनस कितना 7k कैप। एक बार दोबारा पढ़ो, देखो क्या कह रहा है, द वेक्टर दैट मस्ट बी एडेड टू द वेक्टर ये इन दोनों वेक्टर में एक वेक्टर को ऐड किया जाए ना, सो डैट ऐड करने पर क्या हो रहा है, सो डैट द रिजल्टेंट, किसका रिजल्टेंट, इन तीनों वेक्टर का रिजल्टेंट जो है ना वो क्या बनेगा, यूनिट वेक्टर मिलेगा। किस डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में। जरा बताना वाई डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर क्या होता है, तो तुम कहोगे सर वाई डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर का मतलब क्या है, जे कैप। एक बार दोबारा सुनो, कह रहा द वेक्टर दैट मस्ट बी एडेड टू ये गिव्स द रिजल्टेंट यूनिट वेक्टर अलोंग द वाई डायरेक्शन। मुझसे कह रहा है एक ऐसा वेक्टर फाइंड आउट करो ना जिसको इन दोनों वेक्टर में जब ऐड किया जाता है तो इन सभी का जो रिजल्टेंट मिलेगा ना वो वाई डायरेक्शन में क्या मिलेगा, यूनिट वेक्टर। अच्छा, वाई डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर को क्या लिखते हैं, जे कैप। लैंग्वेज पढ़कर इक्वेशन बनाना है। देखो क्या बना, एक्स वेक्टर प्लस आई कैप प्लस 6i कैप 7i कैप माइनस 2j प्लस 3j तो प्लस j 3k माइनस 7k, इन सबको उधर ले चलो तो x वेक्टर आया 7i कैप इधर आया माइनस 7i कैप प्लस j उधर जाएगा माइनस j, यानी ये j और j कट गया, माइनस 4k इधर आ गया कितना प्लस 4k। तो हमारा ऑप्शन कौन सा है, माइनस 7i कैप प्लस 4k कैप। कौन सा आंसर है, थर्ड, सॉरी सेकंड ऑप्शन। अगले सवाल पे चलो, देखो क्वेश्चन में जो कहे ना पढ़ो, फिर एक बार कोशिश करो कि कौन सा फार्मूला कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करेंगे उसको रिकॉल करने की कोशिश किया करो। देखो क्या है अगला सवाल, इफ अ यूनिट वेक्टर, अच्छा यूनिट वेक्टर का मतलब क्या, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है और यूनिट वेक्टर निकालने का फार्मूला ए कैप का फार्मूला ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। अब जो भी पूछेगा उसका मैं अभी यूज कर लूंगा। देखो इफ यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंटेड बाई, अच्छा मैं अगर इसको ए वेक्टर कह दूं ना तो ये बेसिकली कौन सा वेक्टर है, यूनिट। अच्छा यूनिट का मतलब इसका मैग्नीट्यूड कितना होने वाला है, अगर ये यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड कितना, तुम कहोगे सर यूनिट वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1 होगा। तो मुझसे किसका वैल्यू पूछा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ सी। जरा बताना किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, तो मैंने नोट्स में बार बार लेक्चर में बोला है, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना हो तो उसका फार्मूला होता है अंडर रूट आई के कॉफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कॉफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कॉफिशिएंट का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। अब देखना अंडर रूट कैसे खत्म होगा, तो अंडर रूट खत्म करना है तो होल स्क्वायर करो, इधर 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, होल स्क्वायर करोगे अंडर रूट खत्म। 5 का स्क्वायर कितना 25, डेसिमल लगाओगे, 8 का स्क्वायर कितना 64, स्क्वायर करना, 5 प्लस 4 9, 6 प्लस 2 8.89 है ना। तो सी स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 माइनस 0.89, सी स्क्वायर कितना बनकर आ गया है 0.11। तो सी सॉल्व करके हमारा बनकर आ गया अंडर रूट 0.1। कौन सा आंसर बनकर आया 0.1, सेकंड ऑप्शन। कह रहा है यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड 1 किया, सॉल्व करके सी का वैल्यू कितना बनकर आ गया है अंडर रूट 0.1। अगला सवाल, ए एंड बी वेक्टर आर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर टू वेक्टर गिवन बाई, देखो मुझे ये ए वेक्टर दिया गया है, मुझे ये बी वेक्टर दिया गया है, द मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी। अच्छा हमें कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी निकालना है, वो भी उसका स्केलर फॉर्म में निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना। देखो मुझसे क्या निकालने के लिए कह रहा है, कह रहा बताओ कंपोनेंट ऑफ ए, मुझसे क्या पूछा हुआ है, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर, ए वेक्टर का बी वेक्टर पे कंपोनेंट बताना है। तो देखो कंपोनेंट का फार्मूला डायरेक्टली लिखना हमने सीखा है ना, जिस वेक्टर का कंपोनेंट निकालना होगा वो तो पूरा वेक्टर होगा डॉट, जिस पर निकालना होगा उसका कैप, हमने रटा हुआ फार्मूला। कह रहा ए वेक्टर का बी वेक्टर पे कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड यानी स्केलर फॉर्म में बताओ, तो फार्मूला क्या पढ़ा है, जिस वेक्टर का कंपोनेंट निकालना होगा वो पूरा वेक्टर होगा, जिस पर निकालना होगा उसका क्या रहेगा, कैप। जरा ध्यान देना क्या बना, ए वेक्टर बी कैप क्या बनेगा, बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी, बी कैप हमारा क्या बनने वाला है, तो बी कैप हमारा बन जाएगा बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी। देखते रहे
ए डॉट बी निकालना है ना। जरा बताना दो वेक्टर का डॉट कैसे लेते हैं। तो दो वेक्टर का डॉट हमने लेना सीखा, आई कैप के कॉफिशिएंट को आई कैप के कॉफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर देना, जे कैप के कॉफिशिएंट को जे कैप के कॉफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर देना। कभी भी दो वेक्टर का डॉट लेना होना तो दो वेक्टर के डॉट लेने का क्या तरीका है, आई कैप का कॉफिशिएंट यहाँ कितना 2 इंटू 2 4 प्लस जे कैप का कॉफिशिएंट 3 इंटू 4 12 डिवाइड बाई अंडर रूट किसका मैग्नीट्यूड चाहिए। देखो बी कैप का फार्मूला था बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी। मैग्नीट्यूड ऑफ बी कैसे निकालोगे, अंडर रूट आई के कॉफिशिएंट का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर प्लस जे के कॉफिशिएंट का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर। 4 प्लस 12 कितना बनकर आ जाएगा 16। यहां देखना 2 का स्क्वायर 4 और 4 का स्क्वायर 16 प्लस 4 कितना 20। अच्छा 20 को क्या लिखा जा सकता है 4 इंटू 5, 4 का स्क्वायर रूट 2 5 कट के कितना बनकर आ गया हमारा आंसर 8 अपॉन अंडर रूट 5। सॉल्व करके हमारा आंसर बनकर आ गया है 8 अपॉन अंडर रूट 5 यानी कौन सा आंसर निकल कर आया, थर्ड ऑप्शन निकल कर आया है। ठीक है ना, तो ये हमारा हो गया है क्वेश्चन। अगले सवाल पे हम लोग चलें। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है जरा ध्यान दें। इफ f1 वेक्टर एंड f2 वेक्टर आर टू वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड f, क्या कह रहा है f1 और f2 टू इक्वल वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है f। कह रहा है ना f1 और f2 वेक्टर के मैग्नीट्यूड इक्वल है और वो मैग्नीट्यूड किसके इक्वल है, f के इक्वल है। एक बार दोबारा सुनो, कह रहा है f1 वेक्टर और f2 वेक्टर के मैग्नीट्यूड किसके इक्वल है, f के। सच दैट इस तरह है ना कि f1 वेक्टर डॉट f2 वेक्टर इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ f1 क्रॉस f2। तुम कहोगे सर एरो नहीं लिखा, वो बोल्ड में लिखा है। वेक्टर के रिप्रेजेंटेशन में हमने पढ़ा कि बोल्ड में भी रिप्रेजेंटेशन किया जा सकता है। जरा बताना दो वेक्टर के डॉट का क्या फार्मूला, ए डॉट बी का फार्मूला ए बी कॉस थीटा। अच्छा दोनों को एफ क्यों लिखा, सवाल में कहा है कि दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है एफ है। क्रॉस का मैग्नीट्यूड कितना ए बी साइन थीटा। दोनों को एफ क्यों लिखा, क्योंकि सवाल में कहा हुआ दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। ये एफ स्क्वायर कट गया, क्या बना कॉस थीटा इज इक्वल्स टू, कॉस थीटा यहाँ आएगा डिवाइड में तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या हो जाएगा टेन थीटा इज इक्वल्स टू 1। थीटा हमारा सॉल्व करके कितना बनकर आ गया है 45 डिग्री। थीटा हमारा कितना निकल कर आ गया है 45 डिग्री निकल कर आया है। कोई दिक्कत है तो पूछ ले। देखो पूछा क्या है थीटा नहीं पूछा मुझसे, पूछा क्या है f1 वेक्टर प्लस f2 वेक्टर क्या मैग्नीट्यूड। जरा बताना दो वेक्टर के रिजल्टेंट वेक्टर के मैग्नीट्यूड का क्या फार्मूला है। तो दो वेक्टर के रिजल्टेंट वेक्टर के मैग्नीट्यूड का फार्मूला है अंडर रूट ए स्क्वायर। दो वेक्टर के एडिशन के रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड का फार्मूला होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। पर यहाँ दोनों का मैग्नीट्यूड कितना है f, तो मैं फार्मूला क्या लगा दे रहा हूँ अंडर रूट एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस 2f कॉस थीटा। थीटा कितना है जरा देख के बताओ। तो दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना दिया हुआ है 45। जरा ध्यान देना क्या बना एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर 2f स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर कॉस 45 कितना 1 बाई रूट 2। मुझे ऐसा लग रहा है ना इस रूट 2 से 2 कट करेंगे कितना बन जाएगा रूट 2 ना। एफ स्क्वायर कॉमन ले लो तो बाहर आ गया f, अंदर क्या बचा ये 2 प्लस रूट 2। सॉल्व करके हमारा कौन सा ऑप्शन निकल कर आ गया है, फर्स्ट ऑप्शन हमारा आंसर है। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हमारे पास में ये आ गया। ठीक है ना, सिंपल क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन में कहे वो काम करते हुए चले जाओ, सॉल्यूशन अच्छा करो, अपने आप आंसर निकल कर आ जाएगा। फार्मूला याद होना चाहिए हमें। अगले सवाल पे देखें क्या है। इफ ए कैप इज अ यूनिट वेक्टर, ए कैप कैसा वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है इन अ गिवन डायरेक्शन, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, किसका वैल्यू बताना है ए कैप डॉट डी ए कैप बाई डी टी। जरा बताना अगर मैं किसी वेक्टर को डिफरेंशिएट करता हूं तो डिफरेंशिएट कौन होता है उसका मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन तो वही रहेगा। अब ए कैप का मैग्नीट्यूड कितना 1, तो 1 का डिफरेंशिएशन कर दोगे कितना 0, तो ये ओवरऑल क्या बन जाएगा जीरो वेक्टर ना। ये डिफरेंशिएट करने के बाद क्या बना जीरो वेक्टर, और जीरो वेक्टर के साथ डॉट अगर हम लोग लेते हैं तो हमारा आंसर कितना बनकर आ जाता है 0। नहीं समझ पाए हो जीरो, देखो जैसे मैं कहूं 2t स्क्वायर आई कैप माइनस 3t जे कैप है, इसको डिफरेंशिएट करो टी के रेस्पेक्ट में। तो जरा बताना डिफरेंशिएट कौन होता है, हर कंपोनेंट में ना मैग्नीट्यूड डिफरेंशिएट होता है, डायरेक्शन वैसे लिखा जाएगा। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या लिखते हो 4t
आई कैप माइनस 3 जे कैप, ऐसे तो करते हैं। तो ऐसे देखो ये ए कैप है, ए कैप का मैग्नीट्यूड कितना 1, तो 1 का जब डिफरेंशिएट करोगे तो आंसर कितना बनकर आ जाएगा 0, और फिर डायरेक्शन रहेगा ओवरऑल क्या बना देगा 0 वेक्टर, यानी हमारा फाइनली अब 0 वेक्टर के साथ अगर डॉट लोगे तो आंसर कितना बनकर आ जाएगा 0 बनकर आएगा। तो फाइनली हमारा आंसर कितना निकल गया है 0। बहुत सारे लोग समझ ही नहीं पाते, आंसर 0 टिक कर देते हैं। अगले सवाल पे चलो, देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 10। फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ 3 वेक्टर ओ ए ओ बी एंड ओ सी। देखो एक वेक्टर हमारे पास में ये ओ ए वेक्टर है, ये हमारे पास में ओ बी वेक्टर है, ये हमारे पास में ओ सी वेक्टर है। ये तीनों मैं अलग से बना रहा हूँ डायग्राम, देखो ये हमारे पास में ओ ए वेक्टर है, ये वर्टिकल डायरेक्शन में हमारा ओ सी वेक्टर है, 45 डिग्री के एंगल पर हमारा ओसी वेक्टर है, और तीनों ही सर्कल का रेडियस है ना, और सवाल में सर्कल का रेडियस कितना दिया आर, यानी तीनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड बेसिकली क्या है सेम, और ये एंगल हमें कितना दिया 45 डिग्री। अब पढ़ो, फाइंड द रिजल्टेंट, हमें क्या निकालना है इन तीनों वेक्टर का रिजल्टेंट निकालना है। अब सुन लो एक मिनट, मैंने क्लास में बार बार बोला होगा, जब भी हमें दो से ज्यादा वेक्टर मिलते हैं ना और उनका क्या निकालना हो, उनका रिजल्टेंट कैलकुलेट करना हो ना, तो रिजल्टेंट कैलकुलेट करने के लिए मैंने पढ़ाया हुआ है, जब भी दो से ज्यादा वेक्टर मिले तो उनका कॉम्पोनेंट करो किस डायरेक्शन में, तो 95% सवालों में ना हम कॉम्पोनेंट हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में कॉम्पोनेंट करते हैं, और सभी वेक्टर को हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डायरेक्शन में लिख लो। तो तुम कहोगे सर ये आर पहले से हॉरिजॉन्टल में है, ये आर वेक्टर पहले से हॉरिजॉन्टल में है, मुझे लग रहा मुझे इसका कंपोनेंट करना पड़ेगा ना। अब कंपोनेंट कैसे करते हैं, तो कंपोनेंट करने का तरीका है, जब कंपोनेंट करने आओ तो जिस डायरेक्शन के साथ एंगल पता होगा उधर क्या आएगा कॉस, तो इधर ये क्या आएगा आर कॉस 45 ना, और कॉस 45 कितना होता है 1/√2। इसका वर्टिकल कंपोनेंट कितना आर साइन 45, साइन 45 कितना होता है 1/√2। ये करने के बाद में जब सभी वेक्टर ना हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में लिखे जा चुके हो ना, जब जितने भी वेक्टर हैं ये सभी वेक्टर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में लिखे जा चुके हो, तो फिर मैं अगला कॉन्सेप्ट यूज करता हूँ, जो वेक्टर सेम डायरेक्शन में वो ऐड होगा, जो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में वो सबट्रैक्ट होगा। तो देखना यहाँ आर और r/√2 एक ही डायरेक्शन में है ना, तो ऐड करोगे तो कितना बनेगा आर कॉमन हो जाएगा तो बन जाएगा 1 + 1/√2। अच्छा ये भी क्या बन जाएगा ऐड करके 1 + 1/√2। अच्छा चलो मैं अगर इसको x कह दूं तो बेसिकली ये भी क्या है x ही है ना। अब दो वेक्टर बचे, और आखिरी में हमेशा दो वेक्टर परपेंडिकुलर वेक्टर बनेंगे, और दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर हो तो उसका रिजल्टेंट क्या होता है, तो उनका रिजल्टेंट होता है ना √a² प्लस का, जब भी दो वेक्टर हमारे परपेंडिकुलर हो तो उनका रिजल्टेंट कितना बनकर आता है √a² प्लस का b²। जरा बताना a और b दोनों x थे ना, तो ये क्या बना √2x। जरा देखो x हमने किसको माना हुआ था, तो x माना था r1 + 1/√2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो क्या बन जाएगा, तो √2 यहाँ √2 घटेगा, तो आगे आंसर r ब्रैकेट में √2 + 1, r ब्रैकेट में √2 + तो इस तरह सॉल्व करके हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन कौन सा बनकर आ गया है, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बनकर आया है सेकंड। ठीक है ना, अगले क्वेश्चन पर मूव करें, देखें क्या है अगला सवाल। क्वेश्चन पढ़ रहा हूं मैं, इफ ए वेक्टर इज इक्वल्स टू 3i कैप, बी वेक्टर इज इक्वल टू 7i कैप + 24j कैप, देन वेक्टर हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड, ध्यान देना क्या कह रहा है, देन वेक्टर हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड एज ऑफ बी। कह रहा एक ऐसा वेक्टर निकालो ना जिसका मैग्नीट्यूड किसके इक्वल हो बी के मैग्नीट्यूड के। मान लिया मैं सी वेक्टर निकालना चाहता हूं, मान लिया कह रहा द वेक्टर हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड एज ऑफ बी, इसका मतलब क्या है एक ऐसा वेक्टर कैलकुलेट करो ना जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड किसके मैग्नीट्यूड के इक्वल है, बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के इक्वल है। जरा बताना सी का मैग्नीट्यूड क्या कह रहा बी है, लिख दिया आगे। एंड पैरेलल टू ए वेक्टर, जो सी वेक्टर हमारे पास में है ना जो मुझे निकालना है वो किस वेक्टर के पैरेलल है, ए वेक्टर के। जरा बताना अगर दो वेक्टर पैरेलल हो तो उनका डायरेक्शन क्या रहता है सेम, यानी मुझे इनडायरेक्टली कह रहा है ना कि सी कैप किसके इक्वल आने वाला है ए कैप। जरा बताना सी अगर वेक्टर कभी भी निकालना हो तो उसका मैग्नीट्यूड निकाल लो। देखो मुझसे सी वेक्टर पूछा है ना, तो कभी भी वेक्टर निकालना हो तो उसका मैग्नीट्यूड निकाल लेना, उसका डायरेक्शन निकाल लेना, यानी उसका यूनिट वेक्टर निकाल लेना, हमारा आंसर आ जाएगा। सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड सवाल में कहा है किसके इक्वल है, ए बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के इक्वल है, और सी वेक्टर अगर ए वेक्टर के पैरेलल है तो सी वेक्टर का डायरेक्शन ए वेक्टर के डायरेक्शन में ही रहने वाला है। तो अगर मैं ये काम करूं बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के इक्वल करूं तो किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे
निकालते हैं अंडर रूट आई के कॉफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कॉफिशिएंट का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर कितना 49, 24 का स्क्वायर कितना 576, ऐड करोगे 625 बनेगा, और 625 का स्क्वायर रूट कितना होता है 25, ये हमें रटा होना चाहिए। अच्छा सी कैप किसके इक्वल है, ए कैप का ना, किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। जरा देखना ए वेक्टर मुझे कितना दिया है 3i कैप प्लस 4j कैप, अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 प्लस 9 कितना 25, और 25 का स्क्वायर रूट कितना बनकर आ जाएगा 5, तो हमारा मैग्नीट्यूड आ गया 5। जरा बताना मुझसे सी वेक्टर पूछा, सी वेक्टर क्या होगा सर, सी का मैग्नीट्यूड इंटू सी का डायरेक्शन। सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना दिया है 25, हमें डायरेक्शन कितना निकाला 3i कैप प्लस 4j कैप होल डिवाइड बाई कितना 5, 5 से कट करेंगे 5, 5 जा 5 का अंदर मल्टीप्लाई करें तो कितना 5 3 जा 15, 5 4 जा 20 j कैप। तो सॉल्व करके हमारा सी वेक्टर कितना निकल कर आ गया है 15i कैप प्लस का 20 j कैप। बिल्कुल बेसिक से सवाल कर रहे हैं, पहले मैं डीपीपी के सॉल्यूशन बना रहा हूँ, इसके बाद में मैं नीट के और जेईई मेंस के क्वेश्चन के जितने भी सवाल आए हैं पिछले 5-6 सालों में जेईई मेंस में और नीट में अभी तक जो सवाल वेक्टर का थोड़ा बहुत आया हुआ उन सभी का सॉल्यूशन अपलोड कर दूंगा। लेकिन पहले बेसिक करें ताकि फार्मूले पे कमांड आए, थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज हो, इसके बाद में आगे मैं वो भी अपलोड कर दूंगा। अगला क्वेश्चन देखो, क्या ए वेक्टर इज इक्वल्स टू ए कॉस थीटा आई कैप प्लस ए साइन थीटा जे कैप। हमें ये ए वेक्टर दिया है, बी लेट अ वेक्टर बी एनी वेक्टर, अनदर वेक्टर बी, क्या कह रहा है एक दूसरा वेक्टर बी है विच इज परपेंडिकुलर टू ए, कह रहा एक बी वेक्टर है ना जो कि परपेंडिकुलर है किसके ए वेक्टर के, कैन बी एक्सप्रेस एज, यानी मुझे क्या निकालना है बी वेक्टर निकालना, यानी मुझे निकालना क्या है, तो अगर तुम ध्यान दो ना तो यानी मुझे क्या निकालना है, यहाँ ऑप्शन में देखना, इसको मैं 3 यहाँ हटा दूं, यहाँ 3, यानी मुझे क्या निकालना है बी वेक्टर निकालना। अच्छा बताना एक कॉन्सेप्ट मैंने बताया था, मान लीजिए ए वेक्टर है, ए वेक्टर के परपेंडिकुलर कितने वेक्टर होंगे, तुम कहोगे सर एक वेक्टर के परपेंडिकुलर ना इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेक्टर होते हैं, पर दो वेक्टर के परपेंडिकुलर सिर्फ एक वेक्टर होता है उनका क्रॉस, पर यहाँ एक वेक्टर ए दिया इसके परपेंडिकुलर पूछा तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेक्टर है। अब उनमें से हमारा कौन सा ऑप्शन, तो इसका तरीका है ना ऑप्शन से कर लो। ऑप्शन से कैसे कि अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो तो उनका डॉट कितना बनकर आएगा 0, चारों ऑप्शन के साथ डॉट निकालो एक ही वेक्टर का ना, जिसके साथ 0 आ जाए वही हमारा आंसर होगा। मैं पहले वाले के साथ डॉट निकालता हूं, देखना डॉट कभी भी वेक्टर का कैसे निकालते हैं, तो आई कैप के कॉफिशिएंट को आई कैप से मल्टीप्लाई कर देना, जे कैप के कॉफिशिएंट को जे कैप के कॉफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना, के कैप के कॉफिशिएंट को के कैप के कॉफिशिएंट से मल्टीप्लाई हम लोग कर देंगे। देखना यहाँ आई कैप का कॉफिशिएंट ए कॉस थीटा, यहाँ बी कॉस थीटा, मल्टीप्लाई होगा क्या बनेगा ए बी कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ आई कैप जे कैप का कॉफिशिएंट ए साइन थीटा, यहाँ माइनस बी साइन थीटा, मल्टीप्लाई होगा माइनस ए बी साइन स्क्वायर थीटा। क्या ये 0 आ सकता है, नहीं सर बिल्कुल नहीं, ए बी कॉमन लोगे तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा 0 नहीं होता। सेकंड ऑप्शन के साथ डॉट लो, तो यहाँ आई कैप का कॉफिशिएंट ए कॉस थीटा, यहाँ आई कैप का कॉफिशिएंट बी कॉस थीटा, मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा ए बी कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ जे कैप का कॉफिशिएंट ए साइन थीटा, यहाँ जे कैप का कॉफिशिएंट बी साइन थीटा, मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का ए बी साइन स्क्वायर थीटा। जरा ध्यान देना अगर ए बी कॉमन ले लो तो क्या बनेगा साइन स्क्वायर, देखो ए बी कॉमन ले लो तो अगर ए बी कॉमन लिए ना तो क्या बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। जरा ध्यान देना ये तो 1 हो गया, लेकिन आंसर क्या हमारा 0 चाहिए, हाँ क्या 0 आया, नहीं, आंसर तो क्या बनकर आ गया ए बी, तो क्या ये ऑप्शन है, नहीं। थर्ड ऑप्शन चेक करें, आई कैप का कॉफिशिएंट यहाँ कितना ए कॉस थीटा, थर्ड ऑप्शन में यहाँ देखना आई कैप का कॉफिशिएंट कितना बी साइन थीटा, मल्टीप्लाई करोगे ना तो मुझे लग रहा आ जाएगा ए बी कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ऐसे जे कैप का कॉफिशिएंट यहाँ ए साइन थीटा, यहाँ कितना माइनस बी कॉस थीटा, मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा माइनस ए बी, वहां साइन है यहाँ कॉस है ना तो दोनों आ जाएंगे साइन कॉस ना, माइनस ए बी साइन थीटा कॉस थीटा। देखो दोनों सेम टर्म है, बीच में नेगेटिव है तो आंसर कितना 0, और आंसर 0 आने का मतलब क्या है दोनों वेक्टर क्या हो गए परपेंडिकुलर। तो मुझसे पूछा था कौन सा वेक्टर परपेंडिकुलर होगा, तो ये थर्ड वाला ऑप्शन हमारा दिए हुए वेक्टर ए के क्या रहेगा परपेंडिकुलर रहने वाला है। अच्छा मैंने डायरेक्टली आंसर क्यों नहीं निकाला, क्योंकि एक वेक्टर के इनफाइनाइट नंबर ऑफ परपेंडिकुलर वेक्टर होते हैं, कौन सा तुम्हें निकालना वो पता ही नहीं किया जा सकता, लेकिन दो वेक्टर के पूछता तो मैं उनका क्रॉस निकाल देता।
ठीक है ना। अगले सवाल पे चलें। अगला क्वेश्चन देखना हमारे पास में क्या है, क्वेश्चन नंबर 13। इफ टू वेक्टर ये एंड ये आर पैरेलल, हाँ ध्यान देना, पैरेलल के लिए क्या कंडीशन मैंने पढ़ाया होगा, एक बार मैं रिवाइज कराता हूँ। हम लोग क्या पढ़ते हैं, लेट ए वेक्टर अगर मैं कह दूं ना, मान लिया है a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, और बी वेक्टर हमारे पास में मान लिया क्या है b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप। जरा बताना हमने परपेंडिकुलर क्या कंडीशन पढ़ा है, परपेंडिकुलर ज्यादा आता है तो उनका डॉट क्या होगा, जीरो। लेकिन अगर मुझसे कह रहा है ना इफ ए वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर, अगर ए बी के पैरेलल है ना तो कंफर्म पता कंडीशन क्या बनता है, कॉफिशिएंट का रेशियो क्या रहेगा, सेम, यानी a1 बाई b1 इज इक्वल्स टू a2 बाई b2 इज इक्वल्स टू क्या होगा, c1 बाई c2, सॉरी a3 बाई b3, ये क्या लिख दिया, a1 बाई b1 इज इक्वल्स टू a2 बाई b2 इज इक्वल्स टू a3 बाई b3, ये इक्वल होता है। अब मुझसे कह रहा है ये दोनों वेक्टर पैरेलल है ना, तो दो वेक्टर पैरेलल हो तो i के कॉफिशिएंट का रेशियो इक्वल होगा, तो क्या मैं कर दूं 2 अपॉन माइनस 4 इज इक्वल टू j के कॉफिशिएंट का रेशियो इक्वल होगा तो 3 अपॉन माइनस 6 इज इक्वल्स टू k के कॉफिशिएंट का रेशियो इक्वल होगा 1 अपॉन माइनस लेमडा, तो किसी एक के इक्वल कर दो, ये क्या बना -1/2 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन माइनस लेमडा ना, माइनस माइनस कटा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे क्या हो जाएगा, लेमडा का वैल्यू कितना निकल कर आ गया है 2। मुझसे किसका वैल्यू पूछा था, हाँ हमें ये क्लियर होना चाहिए कि दो वेक्टर अगर पैरेलल है ना तो उनके आई कैप के कॉफिशिएंट के रेशियो, आई कैप के जे कैप के कैप के कॉफिशिएंट के रेशियोज आपस में क्या होते हैं, इक्वल। कब, जब वेक्टर पैरेलल हो, हाँ परपेंडिकुलर हो तो डॉट क्या होता है, जीरो। अगले क्वेश्चन पे चलें, क्या है क्वेश्चन नंबर 14। रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड ए, कह रहा दो वेक्टर है ना, उन दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है ए, तो बताओ इनका रिजल्टेंट कितना होगा। देखना ऑप्शन कितना प्यारा दिया है, कह रहा रिजल्टेंट √3a होगा, कब होगा, जब दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना हो, 0 डिग्री। मुझसे पहला ऑप्शन यही तो कह रहा है कि इन दोनों के बीच का रिजल्टेंट √3a होगा जब बीच का एंगल कितना हो, 0। अच्छा बताना, दो वेक्टर के बीच का एंगल 0 का मतलब क्या, दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में है ना, दो वेक्टर एक डायरेक्शन में हो तो उनका रिजल्टेंट क्या बनता है, ऐड होगा, a प्लस a कितना 2a, यहाँ √3a कह रहा तो आंसर गलत। ऐसे दूसरा ऑप्शन चेक करो, कह रहा रिजल्टेंट 2a होगा जब एंगल कितना हो 120, अभी मैंने देखा रिजल्टेंट 2a कब आए, जब एंगल कितना हो 0, 120 पे हमारा नहीं आने वाला है, तो हमारा थर्ड ऑप्शन भी क्या है, इनकरेक्ट। कह रहा रिजल्टेंट √2a होगा जब एंगल कितना हो 90, यानी अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो तो जरा बताना रिजल्टेंट होता क्या है, तो तुम कहोगे सर होता √a² प्लस का b², सॉल्व करेंगे क्या बन जाएगा, √2a, तो कौन सा ऑप्शन का हमारा आंसर है, सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट। बहुत बेसिक सवाल है। अगले क्वेश्चन पे चले, क्वेश्चन नंबर 15 पे क्या कह रहा है, इफ a डॉट b इज इक्वल्स टू 0। अच्छा a डॉट b 0 का मतलब क्या, a वेक्टर हमारा क्या है, b वेक्टर के परपेंडिकुलर। अगर a डॉट b 0 है इसका मतलब क्या, a वेक्टर क्या रहेगा, b वेक्टर के परपेंडिकुलर। ये कह रहा है मॉड ऑफ a क्रॉस b 1 है, जरा बताना मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b का फार्मूला ए बी सॉरी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी कितना कह रहा हूं 1 ना, तो अगर मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी 1 है इसका मतलब एंगल हमारा कितना, पहले मैं परपेंडिकुलर कह चुका हूं तो एंगल यहाँ कितना लिखूं 90, तो क्या बन गया ए बी इज इक्वल्स टू 1। अच्छा ए बी इज इक्वल्स टू 1 है, ए और बी का मल्टीप्लाई 1 है ना, तो ए और बी दोनों 1 हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, मुझे कंफर्म नहीं पता, ऑप्शन देखो। इतना पता चला कि दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर होगा और दोनों के मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लीकेशन कितना होगा 1। देखो यहाँ कह रहा पैरेलल नहीं, यहाँ कह रहा एंटी पैरेलल नहीं, पैरेलल नहीं, परपेंडिकुलर एक ही ऑप्शन में, और कह रहा यूनिट वेक्टर। अच्छा दोनों वेक्टर यूनिट हो तो 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 1 ही रहेगा ना, क्या यूनिट होना जरूरी है, नहीं कुछ भी हो सकता है, पर जो ऑप्शन दिया उसके हिसाब से हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट वाला। क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। अगले सवाल पे चले हम लोग, कौन सा क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 पर नजर डालें, क्या कह रहा है मुझसे देखो, द डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर अलोंग, मुझसे कह रहा है ना इस आई कैप प्लस जे कैप का ना क्या बता दो, यूनिट वेक्टर निकालो। अच्छा किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, मान लीजिए हमारे पास ए वेक्टर था तो इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा, तो यूनिट वेक्टर के लिए फार्मूला ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। अच्छा ए वेक्टर कितना है
आई कैप प्लस जे कैप, इसका मैग्नीट्यूड कितना, अंडर रूट आई के कॉफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कॉफिशिएंट का स्क्वायर। आंसर कितना बन गया, आई कैप प्लस जे कैप अपॉन रूट टू। आंसर हमारा कौन सा सही है, थर्ड, आई कैप प्लस जे कैप अपॉन रूट टू। अगले क्वेश्चन पे मूव करें, देखिए क्या कह रहा है, फाइंड द वेक्टर दैट मस्ट बी एडेड। ऐसा एक सवाल कर चुके हैं, फाइंड द वेक्टर दैट मस्ट बी एडेड। मुझसे कह रहा, मैं मान लेता हूं कौन सा वेक्टर मुझे निकालना है, एक्स वेक्टर निकालना, जिसको इन दोनों में ऐड करना है ना। ऐसा एक सवाल मैं करवा चुका हूं, आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 2 के कैप। इसको जो हमें वेक्टर निकालना है ना, उसको किस किस में ऐड करना था, तो 3 आई कैप प्लस 6 जे कैप माइनस 7 के कैप। एक बार दोबारा सुनो, कह रहा फाइंड द वेक्टर डेट मस्ट बी एडेड टू द ये एंड ये। एक ऐसा वेक्टर निकालो जिसको इन दोनों वेक्टर में ऐड करके रिजल्टेंट किस डायरेक्शन में बने, वाई डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर हो। अच्छा बताना, वाई डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर क्या होता है, जे कैप। सेम सवाल कर चुके हैं, देखो मैं डायरेक्टली सॉल्व करता हूँ। 3 आई प्लस आई 4 आई, 4 आई इधर आएगा, क्या बन जाएगा, -4 आई। इतना करके थर्ड ऑप्शन कैंसिल। -3 जे प्लस 6 जे, -3 जे प्लस 6 जे कितना हो जाएगा, 3 जे, 3 जे उधर गया -3 जे, यहाँ जे पहले से है तो माइनस का 2 जे, -4 आई माइनस का 2 जे, 2 के -7 के कितना, -5 के, -5 के उधर जाएगा कितना बन जाएगा, +5 के कैप। आंसर कौन सा है, शायद फर्स्ट वाला। ऐसा एक सवाल और हम लोग कर चुके हैं, ये उसी कॉन्सेप्ट पे दूसरा सवाल था। अगला क्वेश्चन नंबर 18 देखो क्या है, द वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड्स 8 एंड 10। मुझसे कह रहा दो वेक्टर हैं जिनके मैग्नीट्यूड कितने, 8 और 10 है, हैव मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। अच्छा बताना, दो वेक्टर का मैक्सिमम क्या होता है, a प्लस बी यानी 10 और 8 18। दो वेक्टर का मिनिमम कितना होता है, a माइनस बी 10 माइनस 8 कितना, 2। तो 18 और 2 कौन सा ऑप्शन है, थर्ड। ठीक है ना, बिल्कुल बेसिक बेसिक सवाल है। दो वेक्टर के रिजल्टेंट का मैक्सिमम क्या, a प्लस बी, मिनिमम कितना, a माइनस बी। तो सॉल्व करके हमारा आंसर कितना आ गया, 18 और 2 निकल कर आया है। अब आगे देखें अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, कह रहा गिवन p वेक्टर। देखो मुझे क्या दिया गया, p वेक्टर प्लस q वेक्टर प्लस r वेक्टर इज इक्वल्स टू नल वेक्टर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। पहला क्या कह रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ p प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ q इज इक्वल्स टू r वेक्टर। नहीं, बिल्कुल नहीं। देखो p और q को एक साइड रखोगे तो ये क्या बन जाएगा, p वेक्टर प्लस q वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस r वेक्टर। मॉड ले लोगे तो क्या बन जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ p प्लस q वेक्टर इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ, यहाँ देखो p प्लस q का रिजल्टेंट कह रहा है, और यहाँ कह रहा p का मैग्नीट्यूड प्लस q का इस तरह मैग्नीट्यूड नहीं बढ़ता है, हमारा पहला ऑप्शन गलत है। सेकंड ऑप्शन में देखो, कह रहा मैग्नीट्यूड ऑफ p प्लस q इज इक्वल टू r वेक्टर। हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, सेकंड ऑप्शन डायरेक्टली करेक्ट हो गया, बहुत बेसिक सवाल था। अगला सवाल, ए वेक्टर इज इक्वल्स टू इतना, बी वेक्टर इतना है, सी वेक्टर इतना है, तो मुझे किसका वैल्यू बताना। देखो ए बी सी तीनों वेक्टर दिए हैं, तो पूछा है मुझे a प्लस 2b प्लस 3c वेक्टर कैलकुलेट करके बता दो। मुझे a वेक्टर, b वेक्टर, c वेक्टर दिया हुआ है, तो मुझसे पूछा a वेक्टर प्लस का 2b वेक्टर प्लस का 3c वेक्टर क्या करना है, निकालना। देखो a वेक्टर लाके यहाँ पुट करो, कितना दिया था a, 2i कैप प्लस j कैप। b वेक्टर में 2 का मल्टीप्लाई करते हुए लाना, तो हो जाएगा 6j माइनस 2k। सी वेक्टर में 3 का मल्टीप्लाई करते हुए लाना, तो 3 6 जा 18i, 3 2 जा 6k। देखो i कहाँ कहाँ है, तो 2i प्लस 18i, 2i प्लस 18i कितना हो जाएगा, 20i कैप, j कैप प्लस 6j 7j, और कहीं j है नहीं तो क्या बन गया, प्लस का 7j कैप, -2k माइनस 6k तो कितना, -8k, 20i प्लस 7j माइनस 8k, 20i प्लस 7j माइनस 8k कैप। हमारा आंसर कौन सा बनकर आ गया, फर्स्ट ऑप्शन सही है क्वेश्चन नंबर 20 का। अगला हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। देखो 3 वेक्टर ईच ऑफ मैग्नीट्यूड a। मुझसे क्या कह रहा, 3 वेक्टर है, तीनों के मैग्नीट्यूड कितने हैं, a, acting at a point such that angle between any two consecutive vector in same plane is 60 डिग्री। मुझसे क्या कहा ना, 3 वेक्टर हैं जो एक ही प्लेन में, और तीनों का मैग्नीट्यूड कितना, a है, और तीनों वेक्टर में किन्हीं भी दो कंजेक्टिव वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, 60 डिग्री। देखो डायग्राम बनाओ, जब भी डायग्राम बनाना हो ना, पहले वेक्टर को मैं हमेशा कैसे मानता हूं, हॉरिजॉन्टल। दूसरा वेक्टर इससे कितने एंगल पर है, 60 डिग्री पर। इससे कितने एंगल पर, तीसरा वेक्टर इससे कितना, 60, तो पहले वाले से कितना, 120 डिग्री पे है। अब देखते रहना, मैं ये हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन क्लियर कर दूं।
जरा बताना, अगर ये हमारा 60 पूरा 180 होता तो ये अपने आप ही कितना बन जाएगा 60। ऐसा बना दिया ना। आगे, द मैग्नीट्यूड ऑफ दियर रिजल्टेंट, अच्छा वही बेसिक पुराना सवाल, जब भी दो से ज्यादा वेक्टर दिए हो, मैग्नीट्यूड निकालना हो तो हम लोग क्या, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालना हो तो हम लोग क्या करते हैं, कंपोनेंट करते हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में। देखो मैं कर रहा हूँ इस ए का करना, तो ये कंपोनेंट कितना, ए कॉस 60, कॉस 60 कितना होता है 1/2। वर्टिकल कंपोनेंट कितना, ए साइन 60, साइन 60 कितना होता है √3/2। ए साइन 60, साइन 60 कितना होता है √3/2, तो ये हो जाएगा √3a/। ऐसे इसका कंपोनेंट कर दो, ये कितना, ए कॉस 60, कॉस 60 1/2, ए साइन 60, साइन 60 √3a/2। देखो ये a/2 आपस में दो वेक्टर के मैग्नीट्यूड से अपोजिट डायरेक्शन में तो आपस में कट जाएगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सिर्फ ए बचा। वर्टिकल में देखना, √3a/2 प्लस √3a/2 ऐड करोगे कितना √3a। अब दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो तो रिजल्टेंट √a² प्लस b², इसका स्क्वायर कितना 3a², 4a² का स्क्वायर रूट कितना 2a। तो फाइनली सॉल्व करके हमारा आंसर कितना बन गया। तो क्वेश्चन जो कह रहा था डायग्राम बनाओ, कंपोनेंट करके हम लोग फाइनली क्या निकाल लेंगे, रिजल्टेंट हमारा बनकर आ जाएगा। ये हमारा हो चुका है क्वेश्चन नंबर 21। अब अगले क्वेश्चन नंबर 22 पे चलें, देखें क्या है। द मॉडुलस ऑफ द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज 1/√3। क्या कह रहा है, दो मॉडुलस है किसका, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। मान लिया दोनों वेक्टर ए और बी है, तो दो वेक्टर ए और बी का वेक्टर प्रोडक्ट का मतलब क्या, ए क्रॉस बी, इसका मॉडुलस कितना है 1/√3 टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई दियर स्केलर यानी दोनों के डॉट के। क्वेश्चन पढ़ के इक्वेशन बनाना आना चाहिए, जो बचपन में जो काम कर रहे थे वही ना। मुझसे कह रहा देखो दो वेक्टर के वेक्टर प्रोडक्ट का जो मॉड है ना वो इक्वल है 1/√3 टाइम्स देयर स्केलर प्रोडक्ट। पूछा क्या था, एंगल बिटवीन द वेक्टर, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल यानी थीटा निकालना। अच्छा बताना, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी का फार्मूला ए बी साइन थीटा, ए डॉट बी का फार्मूला ए बी कॉस थीटा, ए बी कट गया ना, साइन अपॉन कॉस क्या बन जाएगा टेन थीटा। टेन कितने का वैल्यू 1/√3 30 यानी π/6। आंसर हमारा डायरेक्टली कितना बनकर आ गया, सॉल्व करके एक लाइन में π/6 दोनों वेक्टर के बीच का एंगल बना। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, द वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ 3i प्लस 4k, ये वेक्टर हमें कितना दिया है, इसका हमें प्रोजेक्शन बताना है किस पर, वाई एक्सिस पे। अच्छा देखना यहाँ वाई कंपोनेंट है क्या, तो जब इस वेक्टर में वाई कंपोनेंट है ही नहीं है तो वाई प्रोजेक्शन कितना 0। जब इस वेक्टर में वाई कंपोनेंट है ही नहीं है तो वाई प्रोजेक्शन हमारा कितना बनकर आ जाएगा 0। देखो इस वेक्टर में एक्स प्रोजेक्शन 3, जेड प्रोजेक्शन 4 पर वाई कंपोनेंट ही नहीं है तो वाई प्रोजेक्शन कितना, तुम कहोगे सर वाई प्रोजेक्शन हमारा बनकर आ जाएगा कितना 0। अगर जे कैप होता तो आ जाता। क्वेश्चन नंबर 24 देखो क्या है, थ्री वेक्टर ए डॉट ए बी सी, डॉट नहीं यहाँ कॉमा है, थ्री वेक्टर ए बी एंड सी सेटिस्फाई द रिलेशन, किस रिलेशन को सेटिस्फाई करते हैं, ए डॉट बी इज इक्वल्स टू 0। अच्छा ए डॉट बी 0 का मतलब क्या है, ए वेक्टर परपेंडिकुलर है किसके, बी वेक्टर। और क्या दिया है, ए डॉट सी इज इक्वल्स टू 0, इसका मतलब क्या है, ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू सी वेक्टर। तो मुझसे कह रहा ए वेक्टर किसके पैरेलल होगा, देखो मैंने प्रूव कर दिया ए बी के परपेंडिकुलर है, ए सी के परपेंडिकुलर है, तो ए हमारा बी और सी के तो पैरेलल नहीं है। ये डॉट सी, दो वेक्टर का डॉट एक स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर ही नहीं है तो उसके पैरेलल क्या हो सकता है। अब देखो क्या, ए वेक्टर जो है ना वो बी और सी दोनों के परपेंडिकुलर है। अब कभी भी दो वेक्टर दोनों के परपेंडिकुलर होना तो हमने क्रॉस में पढ़ा है, मान लीजिए बी वेक्टर था, ये सी वेक्टर है, अगर ए हमारा इन दोनों के परपेंडिकुलर तो पक्का क्या होगा, ए जो होगा ना वो किसके डायरेक्शन में रहेगा, बी क्रॉस सी। कभी भी मुझसे दो वेक्टर के परपेंडिकुलर वेक्टर पूछ लेना तो वो उनका क्या होता, क्रॉस होगा। वैसे भी हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा था तब भी ये सही, हमने पढ़ा है ना, अगर मुझे दो दो वेक्टर के परपेंडिकुलर वेक्टर चाहिए ना तो दो वेक्टर के परपेंडिकुलर वेक्टर सिर्फ कौन होता, उन दोनों का क्रॉस। तो पक्का अगर ए बी के परपेंडिकुलर है, ए सी के परपेंडिकुलर है, तो ए जो है ना वो किस डायरेक्शन में रहेगा, बी क्रॉस सी के डायरेक्शन में रहेगा। ऑप्शन कैंसिलेशन का मेथड यूज किया तभी हमारा आंसर कौन सा आ रहा है 4। अगला सवाल,
गिवन मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल्स टू 2, मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज इक्वल्स टू 5, और क्या दिया है मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू कितना दिया था 8। इसको सॉल्व कर लो। मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी का फार्मूला ए बी साइन थीटा इज इक्वल्स टू कितना 8, ए हमें दिया 2 इंटू 5, ध्यान देना, और 8 है, सॉरी सॉरी, तो 2 से कट करोगे 2 4 जा, साइन थीटा कितना आ गया, अच्छा साइन थीटा 4/5 हो तो थीटा शायद 53 डिग्री होता है ना, तो रटा हुआ हमने। मुझसे क्या पूछा है, इफ एंगल बिटवीन ए एंड बी इज एक्यूट, हाँ एक्यूट एंगल ही लिया है, देन ए डॉट बी, मुझे क्या बताना है ए डॉट बी। ए डॉट बी का फार्मूला ए बी कॉस थीटा, ए कितना 2, बी 5, कॉस देखना तो 53 कितना 3/5 ना, सॉल्व करके 2 3 जा 6, हमारा ऑप्शन कौन सा है 6, हमारा ऑप्शन है फर्स्ट। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 25 हो गया। अगला सवाल हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। बहुत छोटे छोटे सवाल है, पर प्रैक्टिस के लिए वेक्टर में कॉन्फिडेंस लाने के लिए ना इतना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि छोटे छोटे सवालों से स्टार्ट करके फिर जेई लेवल तक के सवालों पे हम लोग पहुंचे। ध्यान देना। अ पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, एक पार्टिकल कैसे स्टार्ट करता है रेस्ट से, एंड इनिशियली एट ओरिजिन, और स्टार्टिंग में पार्टिकल है कहाँ ओरिजिन से। यानी अगर मैं डायरेक्शन दिखाऊं, ये एक्स वाई जेड एक्सिस है ना, एक्स वाई जेड एक्सिस है, ये पार्टिकल हमारा यहाँ ओरिजिन पे है। आगे, इफ फॉलोइंग फोर्सेस एक्टेड ऑन पार्टिकल, यानी पार्टिकल पे ये 4 फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो मुझे बताना है पार्टिकल कहाँ पर मोशन करेगा। अब देखो, कभी भी कोई ऑब्जेक्ट पर फोर्स जिस डायरेक्शन में आएगा, नेट फोर्स ना, कभी भी ऑब्जेक्ट पर जब बहुत सारे फोर्स लग रहे हो तो जिस डायरेक्शन में नेट फोर्स आता है ना, ऑब्जेक्ट हमारा उसी डायरेक्शन में क्या करता है मोशन। तो जरा एक काम करो, इन सभी फोर्स का क्या निकाल लो, नेट फोर्स निकालो। अच्छा, नेट फोर्स का मतलब क्या, F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर, इतना तो आइडिया होगा ही मोशन वगैरह का, एनएलएम वगैरह में जब आएगा तब आएगा। हमारा ऑब्जेक्ट किस डायरेक्शन में मोशन करेगा, तो ऑब्जेक्ट हमारा हमेशा नेट फोर्स के डायरेक्शन में मोशन करता है। नेट फोर्स क्या, F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर प्लस F4 वेक्टर, इन सभी को ऐड करना, देखना आई -4i प्लस 5i, आई कैप आई -3i, आई -3i कितना -2i प्लस 2i 0i कैप, ऐसे -5j प्लस 8j 3j, 3j प्लस 4j 7j, 7j माइनस 3j, फाइनली 4j, 5k कैप प्लस 6k कैप 11, 11 माइनस 7, 11 माइनस 7 होता 4, और 4 माइनस 2। तो देखना जरा, जो हमारा नेट फोर्स बनाना उसमें आई कंपोनेंट है, आई नहीं है, जे और के कंपोनेंट है ना, तो जे और के कंपोनेंट से कौन सा प्लेन बनेगा, तो तुम कहोगे सर जे कंपोनेंट से वाई प्लेन, के कंपोनेंट से जेड प्लेन, तो हमारा ऑब्जेक्ट किस प्लेन में फाइनली मोशन करेगा, वाई जेड प्लेन। वाई जेड प्लेन का आंसर कौन सा है, सेकंड। जो नेट फोर्स आया उसमें देख लो कौन सा प्लेन बनेगा, तुम्हारा प्लेन कौन सा बनकर आ गया है, वाई जेड प्लेन। क्वेश्चन नंबर 26 हो गया। क्वेश्चन नंबर 27 पर मूव करें, देखें क्या है। 3 प्लेनर फोर्सेस फोर्स वेक्टर एट 0 डिग्री, देखो 3 प्लेनर फोर्स, 3 फोर्स है, तीनों कैसे प्लेनर, 0 डिग्री पे कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है 300 न्यूटन। 0 डिग्री का मतलब क्या, राइट डायरेक्शन में कितना हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाई हुआ 300 न्यूटन। एट 30 डिग्री 400 न्यूटन, यहां से 30 डिग्री के एंगल पर कितना फोर्स अप्लाई हुआ है, यहां से 30 डिग्री के एंगल पर 400 न्यूटन का फोर्स अप्लाई हुआ। एंड एट 150 डिग्री 400 न्यूटन, अच्छा यहां से 150 इधर कहीं आएगा ना, कितना अप्लाई हुआ है 400। जरा बताना, अगर यहां से 150 तो इधर से ये भी 30, फाइंड द रिजल्टेंट। वही तीसरा चौथा सवाल हम कर रहे हैं, जब भी हमें ना दो से ज्यादा फोर्स दे और उनका रिजल्टेंट पूछे तो हम लोग क्या करते हैं, कंपोनेंट। देखो 400 का ये कंपोनेंट कितना 400 cos 30, वर्टिकल कंपोनेंट कितना 400 sin 30, 400 का इसका कंपोनेंट, तो जिस डायरेक्शन से एंगल पता उधर क्या आता है cos, और दूसरे डायरेक्शन में क्या आएगा sin। ये देखो दो वेक्टर सेम मैग्नीट्यूड अपोजिट डायरेक्शन में कैंसिल कर दिए ना, तो फाइनली हॉरिजॉन्टल राइट में क्या बचा 300। अच्छा sin 30 कितना 1/2 ना,
तो ये 200 ये 200 दोनों का डायरेक्शन सेम, तो दोनों क्या होंगे ऐड, तो ऐड होके अपवर्ड डायरेक्शन में कितना बना। और फाइनली दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर हो तो रिजल्टेंट होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। सॉल्व करें, 300 का स्क्वायर कितना, और क्या सॉल्व करूँ, डायरेक्टली रटा है ना, 3 और 4 का रिजल्टेंट होता है 500 का स्क्वायर रूट। फाइनली आंसर कितना बनकर आ गया 500 न्यूटन। ऐसा सवाल हम लोग तीसरा सवाल कर रहे हैं या चौथा शायद। क्वेश्चन नंबर 28 देखो, टू फोर्सेस F1 एंड F2 एक्टेड ऑन एन ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट पर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, दो, यानी ये कोई ऑब्जेक्ट अगर है तो इस पर एक फोर्स F1 लग गया, कैसे भी मुझे नहीं पता, दूसरा फोर्स F2। इफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन फोर्स इज डबल द मैग्नीट्यूड ऑफ अदर, कह रहा एक फोर्स का मैग्नीट्यूड दूसरे के मैग्नीट्यूड का क्या है, डबल है। मान लिया F2 F1 जो हमारा है ना वो F2 का क्या है, डबल है। F1 जो है वो F2 का क्या मान लेता हूँ, डबल। एंड मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, अच्छा इनका जो रिजल्टेंट बनाना, मान लिया एफ वेक्टर बना है, इज इक्वल टू, इसका मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ लार्जर फोर्स, यहाँ बड़ा मैंने किसको माना F1, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना है F1। फाइंड द एंगल बिटवीन, जरा बताना दो वेक्टर के रिजल्टेंट वेक्टर के मैग्नीट्यूड का क्या फार्मूला है, तो तुम कहोगे सर स्क्वायर कर दीजिए तो अंडर रूट खत्म हो जाएगा। फार्मूला होता है F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 कॉस थीटा। देखते रहना, ये F1 स्क्वायर कट जाएगा ना, F2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, F2 को ऐसे रहने दो, F1 को मैं 2F2 लिख दूँ ना, तो हो जाएगा 4F2 स्क्वायर 0। ये इधर ले आओ तो 4F2 स्क्वायर कॉस थीटा, थीटा बनेगा माइनस F2 स्क्वायर, F2 स्क्वायर कट गया, तो बेसिकली कॉस थीटा कितना बना, माइनस का 1/4, तो थीटा कितना बन गया, कॉस इनवर्स माइनस का, कॉस इनवर्स माइनस 1/4। कौन सा ऑप्शन है, थर्ड। क्वेश्चन में जो कहे ना वो कर दिया करो, हमारा आंसर फाइनली कुछ ना कुछ अच्छा सा बनकर आ जाया करेगा। अगला क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर 30 है आई थिंक, क्वेश्चन नंबर 29 है सॉरी। इफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर बी एंड सी, देखो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड मुझे कितना दिया है 6, बी का मैग्नीट्यूड कितना दिया 8, सी का मैग्नीट्यूड कितना दिया, और मुझे एक कंडीशन क्या दिया है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल्स टू कितना, सी वेक्टर। मुझे क्या कंडीशन दिया हुआ है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल्स टू कितना, सी वेक्टर। देन फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड सी, तो मुझे किस किस के बीच का एंगल निकालना, ए और सी के। एक बार दोबारा सुनो, मुझसे कह रहा है ना ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 6 है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 8 है, सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 10 है, तो ए और सी वेक्टर के बीच का एंगल बताओ, और ए बी सी में ये रिलेशन दिया हुआ है। तो जब भी जिन दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना होता है ना, उन दोनों वेक्टर को हम लोग एक साथ रखेंगे और दूसरे वेक्टर को इधर ले लो, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ए माइनस सी लिखो या सी माइनस ए। अब जब मैग्नीट्यूड निकालना है ना तो दोनों का मॉड का स्क्वायर कर दो, मैग्नीट्यूड निकालना है तो सॉरी एंगल निकालना तो दोनों के मॉड ले लो, मॉड का क्या कर दो, स्क्वायर। अच्छा बताना सब्ट्रैक्शन का रिजल्टेंट था क्या, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा, लेकिन होल स्क्वायर है तो अंडर रूट खत्म हो जाएगा, क्या बनेगा, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ca कॉस थीटा। थीटा किस किस के बीच का एंगल, सी और ए, ये बन गया बी स्क्वायर। अच्छा सी स्क्वायर कितना, 10 का स्क्वायर 100, ए स्क्वायर 36 माइनस 2ca कॉस थीटा, बी स्क्वायर कितना, यहां देखना 100 प्लस 36 136, 136 माइनस 64, ये इधर आएगा देखो माइनस 136, तो माइनस 136 प्लस 64 कितना हो जाएगा, माइनस 136 प्लस 64 मेरे हिसाब से कितना 72, तो बेसिकली इधर आ गया कितना माइनस 72, इधर पहले से कितना है 120 कॉस थीटा। देखो माइनस माइनस कटेगा, कॉस थीटा कितना 12 छक 12, तो कॉस थीटा क्या आ गया 2 3 जा 2 5 से, इसको डिवाइड करोगे 0.6 ना, आंसर देख के कर रहा हूँ मैं, तो थीटा कितना, वैसे मुझे पता 3/5 लेकिन जैसे आंसर दे रहा हूँ वैसा निकालो, तो थीटा कितना कॉस इनवर्स 0.6।
हमारा ये क्वेश्चन नंबर 29 हो गया। क्वेश्चन नंबर 30 देखें क्या है जरा। मैग्नीट्यूड ऑफ अ यूनिट वेक्टर विच इज पैरेलल टू इतना। अच्छा, मुझसे पूछा है यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड। सर सवाल क्या पढ़े, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, वन, वो किसी के पैरेलल रहे उससे मतलब ही नहीं। क्या कह रहा है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताओ जो कि इसके पैरेलल है। अब जरा बताना यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना। तुम कहोगे सर अगर वेक्टर यूनिट है तो उसका मैग्नीट्यूड वन होता है, वो किसी के भी पैरेलल रहे ना रहे उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है अपने को। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर आई थिंक होगा 31। अ पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कल रेडियस आर। एक पार्टिकल मूव कर रहा है एक सर्कल पे जिसका रेडियस कितना है, आर, विद स्पीड वी। अच्छा बताना पार्टिकल का स्पीड कितना है सर्कल पे मूव करते हुए। तो पार्टिकल का सर्कल पे मूव करते हुए स्पीड कितना है, वी। फाइंड द चेंज इन वेलोसिटी तो गोइंग फ्रॉम ए टू बी, ए से गया है बी तक, और एंगल देखो कितना दिया, ए ओ बी, हमारा एंगल कितना है। अच्छा ये हमने डायरेक्टली फार्मूला देखा है ना। चेंज इन वेलोसिटी बताना है। अच्छा बताना चेंज इन वेलोसिटी, नोट्स में सवाल ऐसा क्या है, चेंज इन वेलोसिटी क्या हो जाएगा। तुम कहोगे सर मैग्नीट्यूड बताना, तो फाइनल वेलोसिटी माइनस। और देखो जरा ध्यान देना, क्या दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है। हाँ सर, दोनों वेक्टर का ए पर भी वेलोसिटी v है, b पर भी स्पीड कितना है v, और दो वेक्टर के मैग्नीट्यूड सेम हो तो उनके सब्ट्रैक्शन का रिजल्टेंट हमने पढ़ा हुआ है 2a साइन थीटा बाई 2, पर थीटा यही एंगल दो। अच्छा, इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल वही होता है जो इनके रेडियस के बीच का एंगल होगा। क्या प्रॉपर्टी में यूज कर रहा हूँ ये बता रखा है नोट्स में, कि दो वेक्टर के बीच का जो एंगल है ना, दो टेंजेंट के बीच का जो एंगल है वो उनके रेडियस के बीच के एंगल के क्या होगा, इक्वल। तो हमारा क्या बन जाएगा 40/2। नोट्स में है सवाल ये आंसर। ठीक है ना। तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। देखो क्या है, आउट ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज विच इज स्केलर। अच्छा डिस्प्लेसमेंट स्केलर है नहीं, मोमेंटम नहीं, टॉर्क नहीं, हमारा कौन सा स्केलर क्वांटिटी है। किसी भी टाइप का एनर्जी होना, हर टाइप का एनर्जी हमारा कैसा क्वांटिटी होता है, स्केलर क्वांटिटी रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 33। द वेक्टर क्वांटिटी अमंग द फॉलोइंग। वेक्टर मास स्केलर है, डिस्टेंस स्केलर है, टाइम स्केलर है, डिस्प्लेसमेंट कैसा क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्वेश्चन नंबर 34। द कॉम्पोनेंट ऑफ वेक्टर अलोंग एनी अदर डायरेक्शन इज। क्या कह रहा, कोई वेक्टर है ना, मान लिया ऐसे, इस वेक्टर का मान लिया थीटा है, तो ये कंपोनेंट कितना आएगा, ए कॉस थीटा। ये कंपोनेंट कितना आएगा, ए साइन थीटा। जरा ध्यान देना, साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों क्या होता है, एक से छोटा होगा। तो बताना ये वैल्यू क्या है, लेस देन ए। हाँ, क्या ये वैल्यू लेस देन ए है, हाँ। तो जो देखो किसी भी वेक्टर का जो कंपोनेंट होगा ना, वो उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से क्या रहेगा, छोटा। देखो ऑलवेज लेस देन इट्स मैग्नीट्यूड, सही। ऑलवेज ग्रेटर देन नहीं, ऑलवेज इक्वल टू नन ऑफ द अबव भी। किसी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है ना, वो उसके किसी वेक्टर के कंपोनेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से क्या होगा, छोटा, क्योंकि साइन कॉस दोनों ही क्या होते हैं, जनरली एक से छोटे होंगे। ठीक है। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनिट वेक्टर। मुझे बताना कौन यूनिट वेक्टर है। अच्छा इसका मैग्नीट्यूड निकालना, अंडर रूट वन स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर कितना, रूट टू बन जाएगा, नहीं यूनिट है। इसका निकालना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनिट, इसका निकालना, तो अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये कितना होता है, वन। तो ये तो यूनिट वेक्टर है। इसका मैग्नीट्यूड निकालना, अंडर रूट आई के कॉफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे, ये भी कट जाएगा, ये भी क्या है, यूनिट वेक्टर है। इसका मैं मैग्नीट्यूड निकालना, तो अंडर रूट साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा, नहीं ये वन नहीं बनेगा। तो हमारा इस सवाल का दो दो ऑप्शन सही है क्या। हाँ, पहला भी आ जाए, सेकंड भी आएगा, फोर्थ भी। तो इस सवाल के दोनों ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 36 देखो, वेक्टर ए इज ऑलवेज शोन, वेक्टर ए इज शोन इन फिगर। अच्छा ये ए वेक्टर दिया हुआ, द एंगल मेड बाई ए विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अच्छा बताओ, पॉजिटिव एक्स से ये एंगल बना है ना, तो ये 180 प्लस कितना है 30, 180 प्लस 30 कितना, 210। क्वेश्चन नंबर 30 है, वेक्टर ए एंड बी आर शोन इन द फिगर। ये ए वेक्टर दिया है, ये बी वेक्टर दिया, एक्स से ए हमारा 30 डिग्री पर है, बी हमारा 120। क्या कह रहा है, ये अगर एक्स एक्सिस है ना,
तो एक्स एक्सिस से ए वेक्टर कितने एंगल पे है, 30 डिग्री पे। एक्स एक्सिस से बी वेक्टर कितने एंगल पे है, 120। अच्छा ये 120, तो ये कितना, 30 माइनस कर दो, 90 ना। पूछा क्या, द वेक्टर ए एंड बी, ए और बी के बीच का एंगल बताना है। जब कभी भी दो वेक्टर के बीच का एंगल बताना हो तो दोनों का टेल क्या होना चाहिए, तब मिला होना चाहिए। मैंने दोनों का टेल मिला दिया, तो जरा देखो ए और बी के बीच का एंगल कितना दिख रहा है, 90। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्केलर क्वांटिटी। करंट हमारा, हाँ स्केलर अज्यूम करते हैं, डायरेक्शन होता तब भी। एक्सेलरेशन, मोमेंटम, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सारे कैसे हैं, वेक्टर क्वांटिटी। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर। हर टाइप का एनर्जी कैसा, स्केलर, पावर कैसा, स्केलर, मास कैसा, स्केलर, हाँ फोर्स कैसा क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है हमारे पास में फोर्स। क्वेश्चन नंबर 41 देखो क्या कर रहा है, इन द एडजॉइनिंग फिगर वेक्टर डायग्राम व्हाट इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। जरा ध्यान देना, और मुझे दिया सी किसके इक्वल है, b/2, देखते रहना। पहले मैं ये एंगल निकालने की कोशिश करता हूँ। पहले मैं क्या कर लूँ ना, आंसर बाद में निकालेंगे, ये ट्राइंगल वाला एंगल निकाल लेता हूँ। जरा बताना ये एंगल क्या, तो इस ट्राइंगल में सी और बी में रिलेशन पता है ना, तो सी परपेंडिकुलर है, वो हाइपोटेनस। साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है, तुम कहोगे सर साइन थीटा का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। सी बाई बी कितना, 1/2, तो थीटा कितना आ गया, 30। मैं नहीं कर रहा हूँ थीटा दोनों वेक्टर के बीच का एंगल है, क्योंकि दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना हो तो या तो दोनों का टेल मिला होना चाहिए या दोनों का हेड। यहाँ पर ए का हेड है और सी का क्या है, बी का क्या है, टेल है। मैं ए वेक्टर को अगर आगे ऐसे शिफ्ट कर दूं तो ये आंसर हमारा होगा। तो जरा बताना, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल कितना, तो पूरा 180 होता, ये 30, तो 180 माइनस 30, 180 माइनस 30 कितना, 150। तो हमारा आंसर कितना बनकर आ गया। पहले थ्योरी पढ़ना जरूरी है, तभी आइडिया लगेगा मैं क्या कर रहा हूँ, नहीं तो दिक्कत आएगा। क्वेश्चन नंबर 41 देखें, vector a and b are shown in the figure, then angle between these two vector। जरा देखो ये हमारे पास a वेक्टर है और ये हमारे पास में b वेक्टर। अगर एंगल निकालना हो तो दोनों का टेल मिला होना चाहिए, तो a को मैंने आगे बढ़ा दिया, तो ये हमारा एंगल जो है ना दोनों वेक्टर के बीच का एंगल है। अब देखो ये मुझे अल्फा दिया है और बीटा मुझे कौन दिया है, ये पूरा। अच्छा यही तो बीटा दिया है, देखो डायग्राम में देखो ये बीटा दिया है, तो दोनों वेक्टर के बीच का एंगल सीधा क्या दिख रहा है, बीटा। क्वेश्चन नंबर अगला 42, आइडेंटिफाई द वेक्टर क्वांटिटी। वर्क स्केलर है, टाइम स्केलर है, हीट स्केलर है। हाँ हर टाइप का मोमेंटम, चाहे एंगुलर मोमेंटम हो या प्लेनर मोमेंटम हो या लीनियर मोमेंटम हो, वो हमारा दोनों कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। 43, आइडेंटिफाई द स्केलर क्वांटिटी। वर्क स्केलर है, हाँ फोर्स नहीं है, एक्सेलरेशन नहीं है, डिस्प्लेसमेंट नहीं है। आगे क्वेश्चन नंबर है हमारा 44 है आई थिंक, हाँ। वेक्टर ए एंड बी आर शोन इन फिगर, देन डायग्राम रिप्रेजेंट ए प्लस बी। देखो ये ए वेक्टर हमारे पास में है, ये बी वेक्टर हमारे पास में है। दो वेक्टर का एडिशन कैसे करते हैं, पहले के हेड पे दूसरे का टेल रख दिया, तो ट्राइंगल का तीसरा साइड अपोजिट ऑर्डर में किसको बताएगा, ए प्लस बी। ऐसा कहीं डायग्राम है, ए वेक्टर बी वेक्टर ए प्लस बी, कौन सा ऑप्शन है, सेकंड। क्वेश्चन नंबर 45, द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्स ईच हैविंग मैग्नीट्यूड पी। अच्छा दो फोर्स वेक्टर का मैग्नीट्यूड पी है, दोनों के बीच का एंगल थीटा हो, तो हमने डायरेक्टली फार्मूला पढ़ा, क्या फार्मूला होता है, ये मैंने नोट्स में प्रूव करके याद करने के लिए बोला, क्या होता है, 2p cos थीटा बाई 2। हमने याद किया दो वेक्टर के मैग्नीट्यूड सेम हो तो उनके एडिशन का रिजल्टेंट कितना होता है, 2a cos थीटा बाई 2। यहाँ मैग्नीट्यूड p कहा है, तो रिजल्टेंट हमारा कितना बनकर आ जाएगा, 2p cos थीटा बाई 2। क्वेश्चन नंबर 46, टू फोर्सेस ईच हैविंग मैग्नीट्यूड एफ। दो फोर्स के मैग्नीट्यूड एफ है, हैव अ रिजल्टेंट ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड एफ। दोनों का रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी कितना है, एफ ही है। तो द एंगल बिटवीन, जरा बताना, दो वेक्टर का रिजल्टेंट कह रहा एफ है और दो वेक्टर के मैग्नीट्यूड सेम हो, तो रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड होता है ना, वो होता है 2f cos थीटा बाई एफ। एफ कट गया, देखो cos थीटा बाई 2 कितना आ गया, 1/2। कॉस कितने का एंगल 1/2 होता है, जब एंगल 60 हो,
तो थीटा कितना 120। क्वेश्चन में जो कहे ऐसे ये फार्मूला पढ़ाया हो ना कि दो वेक्टर के मैग्नीट्यूड सेम हो तो रिजल्टेंट कितना होता है 2a cos थीटा बाई 2। क्वेश्चन नंबर 47 देखें क्या है। देयर आर टू फोर्स वेक्टर, वन ऑफ 5 न्यूटन एंड अदर ऑफ 12 न्यूटन। दो फोर्स हैं, उसमें एक 5 न्यूटन है और दूसरा कितना है 12 न्यूटन हमारा है। एट विच एंगल द टू वेक्टर be added to get resultant of 17 न्यूटन एंड 7 न्यूटन एंड 3 न्यूटन। देखो एक फोर्स है 5 न्यूटन, दूसरा फोर्स है कितना 12 न्यूटन। क्या करा, इनका रिजल्टेंट कितना होना चाहिए 17। अच्छा 17 कब बनेगा, जब डायरेक्टली ऐड करो ना, तो 17 आने के लिए 12 प्लस 5 का मतलब एंगल कितना होना चाहिए सेम, तभी तो डायरेक्टली ऐड होगा। दो वेक्टर ऐड कब होता मैग्नीट्यूड में, जब दोनों एक ही डायरेक्शन में हो। तो अगर मैग्नीट्यूड हमें 17 चाहिए रिजल्टेंट का ना, तो दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना होना चाहिए 0। जीरो देखो फोर्थ में नहीं है, फोर्थ गलत। 7 12 माइनस 5 कितना होगा 7। तो दो वेक्टर के मैग्नीट्यूड हमारा उनके a माइनस बी कब होता है, जब बीच का एंगल कितना हो 180 सर, सॉरी 90 180 कह रहा हूँ। अच्छा हाँ 180 ना, माइनस क्या है ना, तो 180 सेकंड में नहीं है और ये नहीं है, हमारा आंसर अपने आप क्या आ गया फर्स्ट। बहुत बेसिक है। मुझे पता दो वेक्टर का रिजल्टेंट उनका एडिशन कब होगा, जब दोनों पैरेलल हो। दो वेक्टर का रिजल्टेंट उनके सब्ट्रैक्शन के कब इक्वल होता है, जब दोनों एंटी पैरेलल हो। इस बात का यूज किया। क्वेश्चन नंबर 48। टू फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड एफ एंड रूट 3f। दो फोर्स हमारे पास में है, एक का मैग्नीट्यूड f है, दूसरे का मैग्नीट्यूड रूट 3f है। एक्ट एट राइट एंगल, और दोनों के बीच का एंगल कितना है 90। देयर रिजल्टेंट मेक्स एन एंगल बीटा विद f। क्या कह रहा है, इसका जो रिजल्टेंट है ना, रिजल्टेंट वो f के साथ कितना एंगल बना रहा बीटा। तो मुझसे ये बीटा पूछा, मैंने कहा जब कभी भी एंगल निकालना हो क्या बना लेना, राइट एंगल ट्राइंगल बना लेना, आंसर आ जाएगा। ये रूट 3f था तो ये भी कितना रूट 3f। और हमेशा ट्राइंगल में क्या लिखना, टेन। टेन का फार्मूला परपेंडिकुलर अपॉन बेस। टेन कितने का वैल्यू रूट 3, तो तुम कहोगे सर एंगल कितना बनकर आ गया है 60 डिग्री। एक एक लाइन के सवाल हैं। क्वेश्चन नंबर 50। गिवन आर वेक्टर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी, यानी आर वेक्टर ए और बी का रिजल्टेंट है और तीनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो द एंगल बिटवीन ए एंड बी, तो मुझे बताना ए और बी के बीच का एंगल। अभी मैंने कहा जब कभी भी वेक्टर के बीच का एंगल निकालना होना तो क्या करना करा करो, दोनों तरफ मॉड लेके स्क्वायर। मैं मान लेता हूँ तीनों का मैग्नीट्यूड कितना स्मॉल है, ये तीनों इक्वल है तो मान लिया तीनों किसके इक्वल है स्मॉल ए, तो ये बन जाएगा क्या स्मॉल ए का स्क्वायर। अच्छा दो वेक्टर के रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है अंडर रूट ए स्क्वायर। अच्छा ये डायरेक्ट लगा दो, दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम हो, दोबारा दोबारा देखो और थोड़ा छोटा तरीका बता देता हूँ। आर वेक्टर कितना ए प्लस बी, जब कभी भी वेक्टर के बीच का एंगल निकालना हो तो क्या कर लो मॉड। आर का मैग्नीट्यूड मैंने क्या माना हुआ ए, दो वेक्टर के मैग्नीट्यूड सेम हो तो उनके रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड होता है 2a cos थीटा बाई 2। ए कट गया ना, cos थीटा बाई 2 कितना बनकर आ गया है 1/2। cos कितने का एंगल 1/2 होता है 60 ना, तो हमारा थीटा 120। क्वेश्चन नंबर 50 देख लें आगे। टू फोर्स ईच हैविंग ईच न्यूमेरिकली इक्वल टू 5 न्यूटन। देखो दो फोर्स हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड कितना है 5, आर एक्टिंग एज शोन, ये डायग्राम में देखिए। देन रिजल्टेंट, अच्छा बताना जब भी रिजल्टेंट दो वेक्टर का निकालना हो तो बीच का एंगल पता होना चाहिए, और बीच का एंगल निकालने के लिए दोनों का हेड या दोनों का टेल मिला होना चाहिए। यहाँ एक का हेड है एक का टेल, इसको आगे बढ़ा दूं तो अगर ये 60 तो ये अपने आप कितना हो जाएगा 120, यानी दोनों वेक्टर के बीच का एंगल मैं कितना लूंगा थीटा यानी 120। अब दो वेक्टर के मैग्नीट्यूड 5 और बीच का एंगल कितना 120, तो रिजल्टेंट होता है अंडर रूट ए स्क्वायर। अच्छा ये डायरेक्टली फार्मूला है ना, दो वेक्टर के मैग्नीट्यूड सेम हो तो रिजल्टेंट का फार्मूला क्या है 2a cos थीटा बाई 2। थीटा कितना 120 बाई cos कितना बन जाएगा 60, cos 60 कितना, ये आ जाएगा 5। आंसर कितना, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 50 हो गया। अब अगले लेक्चर में हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे,
क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्ट करेंगे। हमें लगभग 100+ क्वेश्चन करने हैं। अभी तक मैंने पिछले 1 घंटे में लगभग 50 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवा दिया है। पहले थियरी पढ़े, क्लियर करें, फिर अभी तक हमने लगभग बेसिक क्वेश्चन ही किए हैं। अगली क्लास से हम लोग क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।